नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 को लागू हुए अब 3 साल होने जा रहे हैं। इन 3 सालों में एनईपी का सफर कैसा रहा, इसी का आकलन करने के लिए प्रमुख हितधारकों की बैठक 29 और 30 जुलाई को नई दिल्ली में होने जा रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। तो सवाल यह है कि इन 3 सालों में एनईपी का सफर रहा कैसा। आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे। जुड़ेंगे खास विशेषज्ञ मेहमान भी हमारे साथ, लेकिन पहले कुछ प्रमुख बातों को देख लीजिए कि एनईपी की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं और पिछले 3 सालों में इसका सफर कैसा रहा है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 3 साल का सफर ये कि नए भारत के निर्माण में बड़ी भूमिका है इस एनईपी की। ये नीति भारत को तेजी से बदलती प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए तैयार करने और सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई है। नई नीति में स्कूली शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में विभिन्न सुधारों पर जोर है। और नीति लागू होने के बाद प्रारंभिक बचपन देखभाल पहलू में बड़े बदलाव हुए हैं 3 सालों में। साथ ही एनईपी के द्वारा अनुशंसित पाठ्य पुस्तकें भी विकसित कर ली गई हैं एनसीईआरटी के द्वारा। सीबीएसई ने शिक्षा व्यवस्था को बहुभाषी बनाने की ओर बढ़ाए कदम, जो कि इसी नीति का असर है। और 12वीं तक के छात्रों को क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई करने का विकल्प भी दिया है इसी नीति के तहत। इसी नीति के तहत केंद्रीय कैबिनेट ने भी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी एनआरएफ को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कई प्रमुख विशेषताएं हैं। कुछ पर जो प्रमुख विशेषताएं उस पर नजर डाल लेते हैं। प्री प्राइमरी स्कूल से कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। 3 से 6 साल के बीच के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करना। नई पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना जो है वो 5+3+3+4 ये संरचना है। कला और विज्ञान हो, पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियां हो, व्यावसायिक और शैक्षणिक धारा हो, इनके बीच कोई सख्त अलगाव नहीं होनी चाहिए। मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर राष्ट्रीय मिशन की स्थापना इसी नीति के तहत। बहुभाषावाद और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर खास जोर इस नीति में है। मूल्यांकन सुधार के लिए एक नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख की स्थापना। समतामूलक और समावेशी शिक्षा सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों पर विशेष जोर के साथ। शिक्षकों की भर्ती और योग्यता आधारित प्रदर्शन के लिए मजबूत और पारदर्शी प्रक्रियाएं। स्कूल परिसरों और समूहों के माध्यम से सभी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना इस नीति के तहत है। स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा का प्रसार यानी कि रोजगार परक शिक्षा जो है उसका प्रसार। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात यानी जीईआर को 50% तक बढ़ाना इस नीति के तहत है। बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों यानी MERU की स्थापना। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF की स्थापना जो कैबिनेट मंजूर कर चुकी है। सकल नामांकन अनुपात यानी जीईआर बढ़ाने के लिए खुली और दूरस्थ शिक्षा का विस्तार भी इसके तहत है। व्यावसायिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग। परामर्श के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना। शिक्षा के सभी स्तरों में प्रौद्योगिकी का उचित एकीकरण। 100% युवा और वयस्क साक्षरता हासिल करना। केंद्र और राज्य शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को जल्द से जल्द जीडीपी के 6% तक बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर समग्र ध्यान केंद्रित करने और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को मजबूत करना। साल 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक जीईआर को 100% तक बढ़ा देना। व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में जीईआर को 2035 तक 50% तक बढ़ा देना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अब तक की प्रगति पर 29 और 30 जुलाई को दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक है। नीति की अब तक की प्रगति और उसके सफल कार्यान्वयन को आंकने के लिए ये बैठक होने जा रही है। तो ये 3 सालों का सफर और जो प्रमुख बातें हैं, जो प्रमुख विशेषताएं हैं इस एनईपी की, उसकी आपने मुख्य बातें देखी। और अब इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खास 4 मेहमान। हमारे साथ कृष्ण कुमार द्विवेदी जी हैं जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत। और साथ में प्रोफेसर अनिल डी सहस्र बुद्धे जी हैं जो चेयरमैन नेशनल
एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम के हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और साथ में मैडम प्रोफेसर रंजना अरोड़ा जी हैं जो अध्यक्ष हैं पाठ्यचर्या अध्ययन एवं विकास विभाग एनसीईआरटी में। बहुत बहुत स्वागत मैम। और साथ में प्रोफेसर अमरेंद्र पी बेहड़ा जी हैं जो ज्वाइंट डायरेक्टर सीआईईटी एनसीईआरटी के। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं प्रोफेसर सहस्त्रबुद्धे जी से। प्रोफेसर सहस्त्रबुद्धे जी, आपसे शुरुआत करने का मतलब यही है कि हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो नई शिक्षा नीति है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसमें खास तौर पर जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, उसके लिए बहुत बड़ा स्थान है। और इसलिए भी क्योंकि शिक्षा को रोजगार परक बनानी है, व्यावसायिक बनानी है, इसके लिए तकनीक के समावेशन पर खास जोर रखा गया है। इस शिक्षा नीति में पिछले 3 साल में इस दिशा में कितना सा हम आगे बढ़ सके हैं, ये सफर हमारा कैसा रहा है सर? धन्यवाद लालचंद जी। धन्यवाद। जो टेक्नोलॉजी का उपयोग है ये हमेशा हो सकता था, लेकिन हमको इसके बारे में ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था क्योंकि लोगों की मानसिकता नहीं थी। लेकिन कोविड के वजह से जब पूरी की पूरी शिक्षा ही ऑनलाइन हो गई थी तो हमको उससे फायदे नजर आए और शिक्षा नीति भी उसी समय पे आई थी। तो बहुत सारे कार्यक्रम उस समय से शुरू हुए। अब आपने स्कूल एजुकेशन की बात की जो 5+3+3+4, तो पहले 5 साल जो प्रारंभिक शिक्षा है वहां यदि छात्रों को बहुत लिखने के लिए पढ़ने के लिए देंगे तो उनको शिक्षा में रुचि जो है वो कम होती जाएगी। उसके बदले में एनिमेशन हो, विजुअल गेम्स हो, इफेक्ट्स हो, या उसके साथ साथ खेल कूद हो, गेम्स हो, टॉयज हो, जैसे जादुई पिटारा का भी शुरुआत हो गई है। तो ये सब उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से देने से रुचि निर्माण करना एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो सकती है। जब हम उच्च शिक्षा में आते हैं तो हम देखते हैं कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जो हमारे कॉलेज में यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक है उनसे ही सीखना पड़ता था, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूर दराज के जगहों में जो छात्र है उनको बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बेस्ट प्रोफेसर से सीखने के लिए मिल सकता है। ठीक है। जैसे हमने शुरुआत तो की थी, जो स्वयं प्रभा प्लेटफॉर्म शुरू हो गए थे, लेकिन उसका उपयोग अब जितने प्रकाशमान हो रहा है, इतना ज्यादा हो गया है कि हमको अभी 3 करोड़ के ऊपर छात्र उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये सभी चीजें टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो। जी, मैं लौटता हूं आपके पास। और अब बाकी एनसीईआरटी जो है उसमें भी एनसीईआरटी के हमारे दोनों जो गेस्ट हैं उनसे भी हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन मैं पहले इस समय चलता हूं प्रोफेसर अनिल डी सहस्त्रबुद्धे जी से तो बात होगी। कृष्ण कुमार द्विवेदी जी जो एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में है। सर, आपसे खास तौर पर ये कि हम जो अभी चर्चा कर रहे थे कि रोजगार परक जो शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा, तो नई शिक्षा नीति के तहत ये जो है कि वो अनिवार्य अंग होगा उच्च शिक्षा का। ऐसे में जो स्किल ट्रेनिंग है नई शिक्षा नीति के तहत, इसको लेकर के क्या प्रावधान है और 3 सालों में इस दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं ताकि हमारे जो विद्यार्थी हैं खास तौर पर उच्च शिक्षण संस्थानों में उनको इस तरह की स्किल की ट्रेनिंग भी पढ़ाई के साथ साथ मिल पाए? एक्चुअली राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्किल और जनरल एजुकेशन के बीच एक नया आयाम स्थापित किया है। और पहले जनरल एजुकेशन और स्किल दोनों अलग स्ट्रीम थी और एक दूसरे से उनका इंटीग्रेशन नहीं होता था। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने एक ऐसा फ्रेमवर्क दिया है कि एजुकेशन, जो जनरल एजुकेशन है उसमें स्किलिंग को बढ़ावा दिया गया है और जो स्किल इकोसिस्टम है उसको जनरल एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट किया गया है। अभी पहले जो व्यावसायिक शिक्षा थी वो अलग ढंग से चलती थी, फॉर्मल एजुकेशन के साथ इक्विवेलेंस नहीं था। लास्ट 3 साल में काफ़ी प्रयास हुए हैं और एनसीईआरएफ का एक नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क आया है जिसमें जनरल एजुकेशन और
स्किल एजुकेशन, दोनों को एक इक्विवेलेंस मिल गया है, मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्री अलाउ हो गई है। तो इससे क्या हुआ कि जो व्यावसायिक शिक्षा है, हमारी स्किल एजुकेशन है और जनरल एजुकेशन दोनों इंटीग्रेट हो गए हैं। एजुकेशन में भी अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसने क्लास 6 से ही ऐसा प्रोविजन है कि बच्चों को स्किलिंग के लिए एक्सपोजर मिले, क्योंकि सर्वांगीण विकास के लिए जनरल एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और क्लास 9 के बाद तो स्किल एज इलेक्टिव सब्जेक्ट रहेगा, एक ऐसा नहीं कि आप उसको कोई एक एडिशनल सब्जेक्ट की तरह ले सकते हैं, बल्कि आपके जो मेन सब्जेक्ट 4-5 होंगे उसमें एक सब्जेक्ट आप स्किल से जुड़ा हुआ ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात हुई है। और हमने क्या किया है कि हमारी मिनिस्ट्री ने लास्ट 3 साल में स्किल हब सेटअप किए हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, इवन IIT में, NIT में और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, और ताकि हम स्किल को एजुकेशन के साथ एक इंटीग्रेट कर सके, एक सामंजस्य स्थापित कर सके। तो 3 सालों में काफी अच्छा प्रयास हुआ है और स्किल को एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट करने के लिए काफी सफलता भी मिली। मैं लौटता हूँ आपके पास और मैं ये ज़रूर आगे चल कर के आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या कुछ नया कुछ किया गया है इन 3 सालों में, ख़ास तौर पर जो प्रशिक्षण है उसके लिए। लेकिन मैं पहले अभी चलता हूँ मैडम प्रोफेसर रंजना अरोड़ा जी के पास और उनसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैम, जब से ये नई शिक्षा नीति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई, उसके बाद से NCERT ने, क्योंकि हम जानते हैं कि NCERT ही वो संस्था है जो पाठ्य पुस्तकों को, स्कूली पाठ्य पुस्तकों को तैयार करती है, क्या कुछ उसमें बदलाव किए गए हैं जो कि बड़े बदलाव के रूप में आप जिसका उल्लेख कर सकती हैं? लगता है कि फिलहाल उनकी आवाज हम तक। मैम आप जरा देखें, शायद अनम्यूट करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी आवाज आएगी। जी 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 अब आ रही है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने के बाद से NCERT का जो सबसे प्रमुख कार्य था वो था राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का निर्माण करना। और इसके अंतर्गत जो है अभी तक अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय संचालन समिति के सहयोग से NCERT ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा फाउंडेशनल स्टेज के लिए बना दी है और इसे लॉन्च भी किया जा चुका है। फाउंडेशनल स्टेज की रूपरेखा जो कि ये कहती है कि फाउंडेशनल स्टेज यानी कि जो पहले 5 साल है बच्चों के 3 से 8 साल, वो बिल्कुल प्ले बेस्ड शिक्षा पर आधारित होनी चाहिए। यानी कि खेल खेल में शिक्षा उन्हें भारतीयता के साथ जोड़ा जाए, उन्हें बिल्कुल भी स्ट्रेस के बिना जो है कॉन्टिन्यूअस जो है उनका जो है कि उनका आकलन जाए, होलिस्टिकली उनका आकलन किया जाए। तो इस तरह की कुछ बातों को करते हुए जो है वो पाठ्यचर्या की रूपरेखा आई और इसको आधार बनाकर पार्टी ने अभी कक्षा 1 और 2 की पाठ्य पुस्तकें बना दी है। उन्हें लॉन्च भी किया जा चुका है और वो अब इम्प्लीमेंट हो रही है कक्षाओं में। पहले ये इंश्योर करते हुए कि हमें टेक्स्ट बुक बियॉन्ड भी जाना है, NCERT ने जादुई पिटारा बनाया, जिसको हम लोग कहते हैं कि कलेक्शन लर्निंग टीचिंग में जो बहुत सारा लर्निंग टीचिंग मटेरियल होता है वो बनाया, जिसे जादुई पिटारा के नाम से मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें हम लोगों ने पोस्टर्स, चार्ट, स्टोरी, इस तरह की बातें दी ताकि ये जो प्ले बेस्ड शिक्षा है या प्ले बेस्ड एजुकेशन की बात है वो उससे इंश्योर हो सके। तो NCERT जो है वो ने अब फाउंडेशनल स्टेज का काफी कार्य जो है वो पूरा कर लिया है। विद्यादेश भी हमारे सामने आ चुका है जो कि जी मैं लौटता हूँ आपके पास मैम और अगला सवाल लेके लौटूंगा, लेकिन उससे पहले जरा प्रोफेसर अमरेंद्र पी बेहड़ा जी के पास चलता हूँ। सर आपसे स्पेसिफिक विशेष रूप से हम ये जानना चाहेंगे कि NCERT में डिजिटल को लेकर के, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे हमने जब शुरुआत की चर्चा की तो प्रोफेसर सहस्त्रबुद्धे के साथ मैंने यही चर्चा की कि इस
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सबसे बड़ा जो आकर्षण है वो है कि भविष्योन्मुखी यानी कि डिजिटल शिक्षा पर काफी जोर है। तो एनसीईआरटी ने डिजिटल शिक्षा के लिए क्या कुछ पहल पिछले 3 साल में की है? बहुत बहुत धन्यवाद लालचंद जी। मैं आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर रंजना अरोड़ा जी और प्रोफेसर सहस्त्रबुद्धे जी ने जो बोला डिजिटल एजुकेशन पे और लिंक करते हुए जी कि जैसे जादुई पिटारे जो एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल का ये बक्सा बनाया गया है, तो उस डिजिटल रूप में बहुभाषिकता को ध्यान में रखते हुए अलग अलग भाषाओं में हम लोगों ने ट्रांसलेट करके डिजिटली दीक्षा प्लेटफॉर्म पे मुहैया कराया है। तो लगभग जो हमारे मेजर लैंग्वेजेस हैं, स्टेट लैंग्वेजेस है, उसमें ट्रांसलेट करके, और पिछले 3 साल में जो टीवी चैनल्स की बात कर रहे थे, मैं पीएमई विद्या टीवी चैनल स्टूडियो में ही बैठा हूँ, जो 2021 में सितंबर से 2020 में 12 टीवी चैनल शुरू किया गया भारत सरकार द्वारा, जो कि हर कक्षा के 1 से लेकर 12वीं तक, जो कि अभी 200 चैनल में तब्दीली करने की पूरी तैयारी चल रहा है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी लॉन्च करेंगे। और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग 350 करोड़ रुपया का लगाया जा चुका है, जो कि एनसीईआरटी और भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर जो स्पेस एप्लीकेशन और जियो इन्फॉर्मेटिक्स संस्थान है गांधीनगर में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है, उनके तहत चल रहा है, जो कि 200 टीवी चैनल। और इससे ये फायदा होगा कि हमारे भारतीय भाषाएं हैं, लगभग 1700 भारतीय भाषाएं हैं और 22 भाषाएं जो हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में है, तो उस जो है ई कंटेंट टेलीकास्ट कर पाएंगे। और एक खास बात मैं कहना चाहूंगा कि लगभग 400 रेडियो स्टेशन से ज्यादा रेडियो स्टेशन यूज करके जो ऑडियो कंटेंट है वो भी ब्रॉडकास्ट किए, और जो दीक्षा प्लेटफॉर्म है उस पे 1 लाख से ज्यादा ई कंटेंट अवेलेबल कराया गया है, लगभग 7,000 से ज्यादा ई बुक। और इसमें खास आकर्षण एक है QR कोड, क्विक रेस्पॉन्स। तो हर किताब में, हर चैप्टर में एक QR कोड दिया गया है, जिसमें डिजिटल कंटेंट जो है इस QR कोड में है। और एक खास बात राजचंद जी ये बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी जब अप्रैल मई में गुजरात गए थे लास्ट ईयर, तो उन्होंने गुजरात का विद्या समीक्षा केंद्र देख के ये ऐलान किया था कि हमारे पूरे देश में एजुकेशन का डाटा सेंटर बने और नेशनल लेवल हर राज्य में बने, ताकि कितने राज्यों में कितने टीचर हैं, कितने टीचर्स की प्रशिक्षण हो गए, ये रियल टाइम में देखा जा सके। मैं लौटता हूँ आपके पास, लौटता हूँ आपके पास, और इस चर्चा को मैं और अभी आपसे और कुछ जरूर जानने की कोशिश करूंगा, आप सभी से जुड़ूंगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। आजादी के अमृत काल में देश विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, और अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि आप सही समय पर अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएं। तो आगे बढ़िए, निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल कीजिए। याद रखें, उन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य नहीं है, निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न 31 जुलाई 2023 तक फाइल करनी होगी। ड्यू डेट टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है, और कोई भी अनएडजस्टेड लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इसके अलावा अगर विदेश में भी है आपकी संपत्ति और आय, जरूर भरिए शेड्यूल FA और FSI। रिटर्न फाइल करने और अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। स्वागत है ब्रेक के बाद। हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 3 साल के सफर पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे चारों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं रुख करता हूं एक बार फिर से अनिल डी सहस्त्रबुद्धे प्रोफेसर साहब का। सर, आपसे खास तौर पर ये कि ये जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें डिजिटीकरण पर इसलिए भी जोर है क्योंकि हम जानते हैं कि सभी के लिए शिक्षा जो पहुंचेगी उसमें दूरस्थ शिक्षा का यानी डिस्टेंस एजुकेशन का, डिजिटल एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो ऐसे में हम आने वाले सालों में किस तरह का बदलाव देखने वाले हैं? 3 साल का सफर तो हो गया, लेकिन आने वाले सालों में क्या हम ये जो पूरी शिक्षा पद्धति है, पूरी प्रणाली है, इसमें बहुत बड़े क्रांतिकारी बदलाव देखने वाले हैं?
हाँ जी, आपने सही कहा कि यदि हमको ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो स्कूल एजुकेशन में 100%, एडल्ट एजुकेशन 100% और हायर एजुकेशन में 50% करना है, तो हमको दूरस्थ शिक्षा का उपयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे बिल्डिंग्स बनाना, उसके लिए जमीन, ये सब करने में एक तो समय लगता है और बहुत सारा खर्चा भी आता है। तो कम खर्चे में सबको पहुंचने वाली, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, ये यदि हमारा मार्ग है, तो इसको दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से, जो हम डिजिटल एजुकेशन कहते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन कहते हैं जी, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं, इसके माध्यम से हो सकता है। इसके लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी तैयार करना, ये भी चल रहा है। और हर छात्र को जहां भी हो, ठीक, अपने बेहतरीन कोर्सेज करने के बाद जी, उसमें जो परीक्षा पास होने के बाद क्रेडिट्स मिलते हैं, उसको डिपॉजिट करने के लिए, जैसे हमारे बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, वैसे ही एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की भी व्यवस्था हुई है। तो अरुणाचल प्रदेश में हो, कोई आसाम में हो, कोई जम्मू कश्मीर में हो, IIT मद्रास का, IIT मुंबई का कोर्स करे या दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोर्स करे, तो उन्होंने किया हुआ कोर्स, यानी जिसने भी जो अर्जित किया वो हमेशा के लिए उसके लिए उपलब्ध रहेगा, वो कहीं लैप्स नहीं करेगा। बिल्कुल, हाँ, इसको एनकैश कभी भी कर सकता है। ये बहुत बिल्कुल, ये एक अच्छी विशेषता है। लौटता हूं आपके पास में, एक छोटी सी जरूर कि जब हम बात कर रहे थे स्किल एजुकेशन की, इंटीग्रेशन करने की, जो नई टेक्निक्स आ रही है, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और AVGC सेक्टर, ये सभी का उपयोग करते हुए, इवन मेटावर्स, ठीक, हम कैसे अच्छी से अच्छी शिक्षा हमारे छात्रों को दे सकते हैं, उसके ऊपर भर है जी। ठीक है, बिल्कुल, ये नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रमुख सबसे बड़ी विशेषता में कहा जा सकता है। कृष्ण कुमार द्विवेदी सर, जो स्किल ट्रेनिंग की बात है, रोजगार परक बनाने की बात है, हम जानते हैं कि ज्यादातर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा हो रहा है। हम उसमें क्या लक्ष्य रखते हैं? स्वदेशी रोजगार, विदेशों में जाकर रोजगार पाएं, ये पूरा सारा का सारा इंटीग्रेटेड होता है? बिल्कुल, अभी जो उच्च शिक्षा है वो व्यावसायिक शिक्षा के साथ बहुत तेजी से जुड़ रही है। अभी जो भी हायर एजुकेशन में है, एजुकेशन के बाद वहाँ पे अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है। इवन हमारे जो ITI हमारा जो स्किलिंग इकोसिस्टम है, उसमें भी हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे, ऑन जॉब ट्रेनिंग पे जोर दे रहे हैं, ताकि लोगों को खाली थ्योरेटिकल एजुकेशन ना मिले, बल्कि वो जा करके इंडस्ट्री में और एक वर्क प्लेस में और एक अनुभव ले और वहाँ पे सीखे। उससे क्या हो रहा है कि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है और उनकी गुणवत्ता बढ़ रही है और उनका जो स्किल है उसमें और ज़्यादा निखार आ रहा है। तो इन सब चीज़ों से ये हमारे यहाँ NAPS जो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है और हायर एजुकेशन में NATS है, इसमें पूरा प्रयास हो रहा है कि एजुकेशन या स्किलिंग के दौरान ही जो कैंडिडेट्स हैं, ट्रेनीज हैं, उनको एक एक्सपोजर मिले इंडस्ट्री में और उनको एक्सपीरियंस मिले, ताकि उनकी लर्निंग अच्छी हो, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े। प्रोफेसर रंजना अरोड़ा जी, जिस तरह से कि आपने कहा कि आपने बदलाव किया कि बच्चे आसानी से सीख लें, ठीक उसी तरह से NCERT के कोर्स में डिजिटल फ्रेंडली हो, डिस्टेंस एजुकेशन फ्रेंडली हो, इसके लिए भी बदलाव किए गए होंगे? जी बिल्कुल, इसके लिए भी बदलाव किए गए। सबसे पहले तो हमारी किताबें जो है दक्षताओं पर आधारित बनाई जा रही है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन हमारी NEP 2020 रिकमेंड करती है। इसके अलावा कंटेंट लोड को बहुत कम किया गया है ताकि बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, और सभी किताबों में जैसे कि हम लोगों ने QR कोड लगाया है ताकि बच्चे जो है वो इसमें जो डिजिटल जो भी प्रोग्राम्स हैं, डिजिटल जो वीडियो ऑडियो वीडियोस हैं, वो देख सके उससे रिलेटेड। और खेल हो या कला हो, इन सबको, या फिर स्वास्थ्य हो, इन सबको उन किताबों के साथ जोड़ा गया है। तो ये हमारी किताबों में बहुत सारे बदलाव आए और सबसे बड़ी बात है ये भारतीयता केंद्रित किताबें बनी। बिल्कुल, ये एक बड़ा पॉइंट है कि भारतीयता केंद्रित। प्रोफेसर अमरेंद्र पे बैड़ा जी, जिस तरह से आपके पीछे भी मैं देख पा रहा हूं कि ई-विद्या का वो प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए कि जो डिस्टेंस लर्निंग है, डिजिटल लर्निंग को आप बढ़ावा दे रहे हैं, आने वाले दिनों में हम इसका और कितना प्रसार देख पाएंगे इस तरह की बदलाव का? लालचंद जी, आने वाले दिनों में काफी बदलाव होने वाले हैं। जैसे प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी भी बोल रहे थे, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और वर्चुअल लैब्स, तो इन
मुहैया कराए जाए, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी कंटेंट, उस दिशा में एनसीईआरटी ने काम शुरू कर दिया है। तो हम लोग एक वर्चुअल रियलिटी ऐप भी, ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप बनाया है और लगभग 218 वर्चुअल लैब दीक्षा प्लेटफॉर्म पे अपलोड भी कर दिया गया है। लगभग हम लोगों ने 30 दिन की ट्रेनिंग भी कर चुके हैं टीचर्स की, और एक टीचर्स ट्रेनिंग में भी काफी बदलाव आया है आएगा। और हम लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, खासकर निष्ठा टीचर ट्रेनिंग जो है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, उसको ऑनलाइन कर दी गई है। जिस हम लोगों ने कम समय में लाखों टीचर्स की जो प्रशिक्षण कर पा रहे हैं, क्योंकि पॉलिसी एमईपी का यही डायरेक्शन है कि हर अध्यापक का 50 घंटे की ट्रेनिंग सालाना होनी चाहिए। तो बहुत शुक्रिया। समय की कमी है, हम कभी इस पर और चर्चा को आगे जरूर बढ़ाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, 3 साल में जो उसके कदम दिखाई पड़ रहे हैं, वो कदम तेजी से डिजिटल शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा, भारतीयता वाली शिक्षा, आसानी से सीख पाने वाली शिक्षा, इन तमाम खूबियों की तरफ बढ़ रही है। आज की चर्चा में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।